विष्णुपुर नाम के गांव में एक श्वेता नाम की लड़की रहती थी। हाल ही में उसके पिता ने एक काव्या नाम की लड़की से दूसरी शादी की थी। काव्या श्वेता को एकदम ही पसंद नहीं करती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करती थी। यहाँ तक कि उसको ढंग के कपड़े भी पहनने नहीं देती थी और उससे पूरे घर का काम भी करवाती थी। यूं ही कुछ दिनों बीतने के बाद श्वेता को देखने के लिए कुछ लड़के वाले आने वाले थे। तभी श्वेता कहती है, माँ, आज मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मेरे पास ढंग के और अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। माँ, तो मैं क्या करूं? मेरे पास इतना ज्यादा पैसे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला सकूं। जाओ, जाके घर का काम करो। पर माँ, मैं पहनूंगी क्या? श्वेता की बात को इग्नोर करते हुए काव्या वहां से चली जाती है। तभी कुछ समय बाद लड़के वाले श्वेता को देखने के लिए चले आते हैं। श्वेता की ये हालत देखकर वो लोग उनको मना कर कर चले जाते हैं और इन सब बातों से श्वेता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। श्वेता परेशान होकर घर से चली जाती है और एक नदी के पास जा पहुंचती है और श्वेता देखती है कि नदी के पास एक सुनहरी मछली अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। श्वेता ये रोते रोते देख रही होती है और अपने आप बोलती है कि मेरे रहते हुए ये मछली यूं ही नहीं मर सकती। मैं इस मछली को उठाकर नदी पे छोड़ देती हूँ। फिर श्वेता उस मछली को उठाकर नदी पे छोड़ देती है और उस मछली के साथ में चलने लगती है। तभी मछली श्वेता से बोलने लगती है, अरे, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं एक जादुई मछली हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तभी मछली वहां पर एक बड़ा सा संदूक प्रकट कर देती है। अरे सुनो, तुम्हें इस संदूक पे एक लहंगा मिलेगा। वो कोई मामूली लहंगा नहीं है, जादुई लहंगा है। तुम उससे कुछ भी मांग सकती हो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो जादुई मछली पानी पे चली जाती है। तभी श्वेता उस संदूक को खोलने लगती है। संदूक से एक बहुत ही सुंदर लहंगा प्रकट होता है और वो लहंगा हवा में उड़ने लगता है। तभी लहंगा श्वेता से बात करने लगता है। तुम मुझसे कोई भी अपनी 3 इच्छा मांग सकती हो। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? श्वेता ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर श्वेता अपनी पहली इच्छा बोलती है, मुझे एक सुंदर और बड़ा सा घर चाहिए। और मेरी दूसरी इच्छा है, मुझे आपसे पैसा और बहुत सारा धन चाहिए, ताकि मैं अपने जैसे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सकूं। और मैं अपनी तीसरी इच्छा भगताने पे आपसे कहूंगी, क्योंकि अब मेरे पास आपसे मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भगताने पर आपसे अपनी तीसरी इच्छा मांग लूंगी। श्वेता को इतना बोलते ही वो लहंगा वहाँ पे एक घर और बहुत सारा धन दौलत प्रकट कर देता है और श्वेता उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है और उन पैसों से वो गरीबों और बेसहारा लोगों की बहुत ज़्यादा मदद भी कर रही होती है। और काव्या ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती है और वो सोचने लगती है, अरे, पूरा 2 दिन गुजर गया। लगता है इस श्वेता को अब मेरी जरूरत नहीं है। अब तो मुझे ही देखना पड़ेगा कि इस श्वेता के पास इतना सारा धन दौलत कहाँ से आया। और काव्या गुस्से से अपने घर से निकलकर श्वेता के घर की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि श्वेता के घर के बाहर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती है और श्वेता उन सभी को पैसे बांट रही होती है। ये सब देखकर काव्या खुद से ही कहती है, अरे ये क्या? श्वेता अगर अपना सारा धन दौलत इन गरीबों पर लुटा देगी तो वो अपने पास क्या रखेगी? इतना सोचते ही काव्या सोच लेती है कि आज रात को ही उसके घर पे जाकर उसका सारा सोना चोरी कर लेगी। फिर देखती हूँ श्वेता अपना सारा धन कैसे गरीबों को दान करती है। आज ही रात को इसके घर को सफाचट कर लूंगी। काव्या रात पे ही श्वेता के घर पे जाने लगती है। उसके घर पे जाकर देखती है कि श्वेता को खूब सारा धन और दौलत वो जादुई लहंगा दे रहा होता है। तभी श्वेता
ओ अच्छा, तो यहाँ से इसके पास इतना सारा धन दौलत आ रहा है। क्योंकि ये लहंगा जादुई है तो मैं इस लहंगे को ही चुरा लूंगी, तब देखती हूँ ये कैसे इतना बड़ा घर लेती है और इतना सारा धन कहाँ से आएगा। वो की मदद करती है, मैं भी देखती हूँ। मैं भी श्वेता से ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और मेरे पास भी बहुत बड़ा घर होगा, मैं वहाँ रहूंगी। तभी काव्या श्वेता के सोने का इंतजार करती है। श्वेता के सोते ही वो काव्या श्वेता का लहंगा चोरी कर कर अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर वो लहंगे को बाहर निकालती है। बाहर निकालते ही वो लहंगा सुंदर से आकार में खड़ा हो जाता है। खड़ा होते ही काव्या कहती है, सुनो जादुई लहंगे, मुझे भी एक सुंदर सा और बड़ा घर चाहिए और श्वेता से भी ज्यादा धन दौलत चाहिए। मुझे जल्दी से दो जादुई लहंगे। काव्या का इतना कहते ही वो लहंगा चुड़ैल में बदल जाता है और काव्या को एक बिल्ली बना देता है। तब अगले सुबह होते ही श्वेता काव्या के घर के तरफ जाने लगती है और वो अपनी माँ को बिल्ली के रूप में पाकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर श्वेता उस चुड़ैल को दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगकर कहने लगती है उसकी माँ को वापस पहले जैसा करने के लिए। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे नहीं नहीं श्वेता, तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ बुरा करने के लिए ये सजा मिली है। पर मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी माँ को पहले जैसे वापस कर दीजिए प्लीज। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे आप शायद भूल रही हैं, मेरी तीसरी इच्छा अभी बाकी है। उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, मेरी आखिरी इच्छा समय आने पे मैं आपसे मांग लूंगी, तो वो समय आ गया है। मेरी आपसे आखिरी इच्छा यही है कि मेरी माँ को आप पहले जैसा कर दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज। ठीक है श्वेता, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी माँ को पहले जैसा वापस रूप में ला दूंगी। फिर वो चुड़ैल अपने पहले रूप में आ जाती है लहंगा बनकर और उसकी माँ को पहले जैसा बना देती है। और तभी वो लहंगा कहता है, देखा, तूने जिस बेटी को अपनी नहीं सौतेली समझा, उस बेटी के साथ तूने गलत सलूक किया। उस बेटी की वजह से आज तेरी जान बच गई है। मैं आगे से ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मेरी बेटी, मेरे जान, मुझे माफ कर दे मेरी जान। तभी काव्या श्वेता को अपने गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से वो दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। संग्रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां कोयल नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। केएल उनकी एक लौती लड़की होने के कारण उसके माँ बाप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो लोग हर महीने अलग अलग जगह घूमने जाया करते थे। और एक रोज की बात है, किरण के माता पिता किरण को अकेला छोड़ कहीं जरूरी काम से जा रहे थे। तभी जाते वक्त किरण के माता पिता का सड़क दुर्घटना पे मौत हो जाती है और किरण के माता पिता किरण को अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। इस घटना के बाद किरण बहुत ही अकेली हो जाती है। किरण के चाचा चाची बहुत ही दुष्ट लोग थे। वो लोग आते और किरण को डराते धमकाते थे। तभी वो लोग एक दिन किरण को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और उसकी सारी जमीन जायदाद हड़प लेते हैं। तभी किरण रोते रोते वहाँ से निकल जाती है, जाकर सड़क के पास में एक बेंच पे बैठकर रो रही होती है। और तभी वहाँ पे एक बूढ़े दादाजी आते हैं और किरण से कहने लगते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम इस सुनसान सड़क पे अकेली बैठी बैठी क्यों रो रही हो? उसके बाद किरण उस दादाजी को अपनी सारी दुख बता देती है। ऐसा नहीं कहते बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो। चलो मेरे साथ, मेरे घर पे रहना। और फिर किरण उन बूढ़े दादाजी के साथ उनके घर पे आ जाती है। उनके घर उनकी एक पोती होती है जिसका नाम श्रुति है। श्रुति किरण को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे दादाजी, ये क्या आज से हमारे साथ रहेगी? हाँ बेटी, आज से ये तुम्हारी बहन है।
तुम दोनों एक साथ मिलजुल कर रहना बेटा। हेलो किरण, आओ तुम्हें मैं अपना घर दिखाती हूँ। और फिर कुछ देर में वो दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और बूढ़े बाबा दूसरे के खेत पे काम करके जो कमाते थे उसी से उनका घर का गुजारा चलता था। और एक दिन की बात है, उस गांव के मुखिया की बेटी मयूरी की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है। शादी की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी। गांव के सभी लोगों को शादी पे बुलाया था। मयूरी की शादी में सभी लड़कियों को लहंगा पहनकर आना पड़ेगा और किरण और श्रुति तुम दोनों को तो जरूर ही आना है। किरण, तुम्हें तो बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाना आता है, तुम्हें मेहंदी की रस्म में भी आना पड़ेगा। शादी का माहौल है, तुम लोग सब नए कपड़े ही पहन कर आना, तो ठीक है। उसके बाद दोनों बहनें वहां से चली जाती है। तभी श्रुति कहती है, दीदी, हम कैसे इनकी शादी में जा सकते हैं? हमारे पास तो लहंगा ही नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम बाजार से नया लहंगा खरीद सके। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, अब हम क्या करें? श्रुति और किरण ये बात कर ही रही होती है कि तभी वहां पे सनाया चली आती है और वो बोलती है, अरे किरण और श्रुति, ये लो 2000 रुपए मालकिन ने ये भेजे हैं तुम्हारे लहंगे खरीदने के लिए। उन्हें पता है कि तुम्हारे पास लहंगा नहीं है। इन रुपए से तुम लोग जाकर बाजार से एक बढ़िया लहंगा खरीद लेना और तुम दोनों मेहंदी वाले रस्म के दिन आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हम लोग जरूर आएंगे। उसके बाद सनाया वहां से चली जाती है। अरे वाह दीदी, ये लोग कितने अच्छे हैं। चलो हम लहंगा खरीदने जाते हैं। मैं तो अपना पसंदीदा येलो वाला लहंगा लूंगी। हाँ हाँ छोटी, चलो चलते हैं। दोनों बहनें लहंगा खरीदने के लिए बाजार जा ही रही होती है कि रास्ते पे एक लड़की रो रही है। दीदी, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज मेरी मदद करो दीदी। दीदी प्लीज। श्रुति और किरण को उस लड़की पे बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है और किरण उसे कहती है, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम हमें अपने घर ले चलो। उसके बाद श्रुति और किरण उस लड़की के साथ उसके घर पे जाती है। वो उसके घर जाकर देखती है, उसके घर पे एक बूढ़ी बीमार औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब किरण उसके माथे पे हाथ रखती है तो उसका पूरा बदन बुखार से कँप रहा होता है। अरे आंटी, आपको तो बहुत ही ज्यादा बुखार है, रुको मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। और फिर किरण डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर उस बूढ़ी औरत का इलाज कर कर कहती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, इसे लाकर इनको टाइम पर खिला दीजिएगा। 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम लोग इनका अच्छे से ध्यान रखना। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। फिर किरण और श्रुति दुकान से उस औरत के लिए दवाइयाँ लेकर आती है और फिर उनके लिए खाना भी लेकर आती है। और फिर वो बूढ़ी औरत खाना खाती है और जल्दी से दवाई भी खा लेती है। फिर वो किरण और श्रुति से कहती है, बेटी, तुम दोनों बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची हो। तुम दोनों भी मेरी बेटी सोनू की जैसी हो। आज तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा। एहसान कैसा आंटी, ये तो हमारा फर्ज था। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद दोनों बहनें जाने लगती है। तभी श्रुति रुक जाती है। अरे दीदी, लहंगा। चुप कर और जल्दी से घर चल। तभी वो बूढ़ी औरत उन्हें अपने पास बुलाती है। बेटी, इधर आओ और मेरे पास बैठो। मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ, मैं जादूगरनी सावित्री हूँ। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, तो आखिर मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दूँ?
उसके बाद वो औरत 3 जादुई लहंगे प्रकट करते हैं। ये लो, ये 3 जादुई लहंगे हैं। इसमें से पिंक वाला लहंगा किरण का, और येलो वाला श्रुति का, और रेड कलर का मेरी बेटी सोनू के लिए। आपको कैसे पता आंटी कि हमें लहंगे की जरूरत है? मैं एक जादूगरनी हूँ और ये घर मेरा एक जादुई घर है, और तुम्हारा चेहरा देखकर मैं सब कुछ समझ गई थी। अच्छा सुनो, मेरा अंतिम समय नजदीक आ चुका है। तुम दोनों मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी सोनी को तुम अपनी बहन की तरह अपने पास रखोगी और उसे सदा अपने पास रखोगी। हम आपसे वादा करते हैं आंटी, आज से सोनी ही हमारी बहन है। फिर कुछ देर बाद सावित्री की मृत्यु हो जाती है और वो तीनों बहनें उदास हो जाती है। फिर तीनों बहन वो जादुई लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है। वो तीनों उस लहंगे को जैसे ही पहनती है, वो तीनों पहले से और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। लहंगे पहनते ही उनका टूटा फूटा मकान बहुत ही ज़्यादा बड़ा महल में बदल जाता है, और उनके घर पे तरह तरह के फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल सभी सामग्री अपने आप आ जाती है। तभी वो बूढ़े दादाजी भी वहाँ पे आ जाते हैं, और फिर किरण उन्हें उन जादुई लहंगे और सोनी के बारे में भी बताते हैं। देखिए दादाजी, ये सब इन जादुई लहंगों की वजह से हो रहा है। अब हम पहले से बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। और फिर वो तीनों बहनें मयूरी की शादी में भी जाती है, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती भी करती हैं। फिर वो अपने दादाजी के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगती है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। एक बार की बात है, सोनापुर नाम के गांव में मोहिनी नाम की एक लालची लड़की रहती थी। वो हमेशा चोर बाजार से पुराने लहंगे खरीद कर लाती थी। उन लहंगों को धुलकर उन पे केमिकल मारकर वो नए जैसा हो जाता था, और फिर लहंगे को बाजार पे ले जाकर अच्छे कीमत पे बेच देती थी। इस तरह मोहिनी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बहुत पैसे कमा रही थी। और फिर एक दिन मोहिनी बाजार में लहंगे बेच रही होती है, और तभी उसे एक सपना नाम की परी दिखाई देती है, और वो सोचती है, अरे वाह, लगता है ये परी आज यहाँ पर शॉपिंग करने आई है। आज इसे बेवकूफ बनाकर अच्छे पैसे कमा सकती हूँ। तभी मोहिनी सपना परी को आवाज़ देकर अपने पास बुला लेती है। देखिए परी जी, मेरे पास कितने सुंदर सुंदर लहंगे हैं, एक से बढ़कर एक। अरे वाह, चलो अच्छा हुआ, मैं तो यहाँ पे एक लहंगा ही खरीदने आई थी। चलो दिखाओ, कल मुझे शादी पे पहनकर जाना है। फिर मोहिनी सपना परी को ढेर सारे लहंगे दिखाने लगती है, और सपना परी उसमें से एक लहंगा पसंद कर लेती है, और मोहिनी से कहती है, अच्छा ये बताओ, ये वाला लहंगा कितने का है? इसके बदले आपको पूरे 10 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। क्या? अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। ये लहंगा हाथों से बनाया हुआ है। इतने अच्छे लहंगे बाजार पे आपको किसी भी दुकान पे नहीं मिलेंगे परी जी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दे देती हूँ। उसके बाद सपना परी मोहिनी को 10 सोने के सिक्के देकर लहंगे को ले जाती है। इस तरह मोहिनी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों पे परी को फंसाकर अपना लहंगा बेच देती है, बहुत अच्छे रुपए कमाती है। फिर अगले दिन सपना परी उस लहंगे को पहनकर शादी में जाती है, लेकिन तभी अचानक चलते हुए वो लहंगा फट जाता है, और इसे देखकर वहाँ मौजूद सभी परियां हंसने लगती है। अरे सपना, तुम ये लहंगा कहाँ से लेकर आई हो? लगता है ये लहंगा पृथ्वी की किसी तुम सस्ती दुकान से लेकर आई हो। इसमें तो जरा भी क्वालिटी नहीं है। हाँ रीमा, तू बिल्कुल
मोहिनिया तो एक नंबर की बेवकूफ है। जरूर किसी दुकान वाले ने इसकी शक्ल देखकर इसे बेवकूफ बनाया है। इस तरह अपनी बेइज्जती होते देखकर सपना परी को बहुत बुरा लगता है और उसे मोहिनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर सपना परी मैं उस दुकान वाली को नहीं छोड़ूंगी, उसे सबक सिखाने के बाद मुझे चैन मिलेगा। फिर अगले दिन सपना परी मोहिनी के दुकान के पास पहुंच जाती है और फिर शाम को जैसे ही मोहिनी अपने दुकान को बंद कर घर जाती है कि तभी सपना परी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि मोहिनी ढेर सारे पुराने लहंगे को इकट्ठा कर उसे धोने के लिए एक जगह पे ला रही है। अब मैं अपने खास केमिकल से इन सारे लहंगे को दोबारा से चमका दूंगी, जिस वजह से मेरे लहंगे 4-5 दिन तक नए जैसे रहते हैं, जिस वजह से लड़कियां आसानी से बेवकूफ बनकर इसे खरीद लेती हैं। अच्छा तो ये बात है बेटा, ये तो बहुत ही बड़ी लालची और धोखेबाज निकली, इसकी अकल तो ठिकाने लगाने ही पड़ेगी। फिर सपना परी अपनी जादुई छड़ी की वजह से वहाँ पे जादुई पाउडर प्रकट कर देती है। तभी मोहिनी अपने दूसरे किसी काम से वहाँ से दूसरे कमरे पे चली जाती है। फिर सपना परी इस मौके को देखकर वहाँ बाल्टी पे रखे सारे कपड़े पे वो अपना पाउडर मिला देती है और अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद मोहिनी अपने सारे लहंगे को धोकर नए जैसा चमका देती है। अगले दिन मोहिनी उन सारे लहंगे को लेकर बाजार पे पहुंच जाती है बेचने के लिए और थोड़ी ही देर में बहुत सारी लड़कियां मोहिनी के पास लहंगे खरीदने के लिए पहुंच जाती है। और फिर तभी अचानक सभी लहंगे का रंग फीका पड़ जाता है और एक एक करके वो सारे लहंगे काले हो जाते हैं। अरे इसके लहंगे तो एकदम रद्दी है, ऐसे घटिया लहंगे हमें नहीं खरीदने, चलो हम यहाँ से चलते हैं। इस तरह वो सभी लड़कियां मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। फिर मोहिनी घबराकर सोचती है, अरे ये क्या हो गया, अचानक मेरे सारे लहंगे काले क्यों पड़ गए, ऐसा तो पहले फिर कभी नहीं हुआ। फिर अगले दिन से सपना परी हर रोज आकर मोहिनी के सारे कपड़े पे अपना जादुई पाउडर मिलाने लगती है और उसके लहंगे खराब करने लगती है। इस तरह रोज बाजार जाते ही मोहिनी के सारे लहंगे काले पड़ जाते थे। इस तरह धीरे धीरे मोहिनी का सारा व्यापार ठप पड़ जाता है और वो बिल्कुल कंगाल हो जाती है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, अचानक मेरे सारे लहंगे क्यों खराब हो रहे हैं। इतने दिनों से मैंने एक भी रुपए का व्यापार नहीं किया है, अब मैं क्या खाऊंगी क्या पीऊंगी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इस तरह मोहिनी दुखी होकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर सपना परी आ जाती है। मोहिनी तुम एक नंबर की लालची लड़की हो, तुमने अपने फायदे के लिए गांव के बहुत सारी लड़कियों को बेवकूफ बनाकर बहुत ही पैसे कमाए हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सजा दी है। मैंने तुम्हारे सारे कपड़ों पे मेरा अपना जादुई पाउडर मिला दिया था, इसीलिए तुम्हारे सारे लहंगे काले होते जा रहे थे। नहीं नहीं परी जी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से मैं अच्छे नए और अच्छे क्वालिटी की लहंगे बेचूंगी, प्लीज तुम ये सब रोक दो परी जी और मुझे माफ कर दो। मोहिनी की यह बात सुनकर सपना परी को मोहिनी पे बहुत ही ज़्यादा तरस आ जाता है और सपना परी मोहिनी को माफ़ कर देती है और वहाँ से अपने परी लोग चली जाती है। फिर अगले दिन से मोहिनी अच्छी तरह से सुधर जाती है और ईमानदारी से अच्छे और सुंदर लहंगे बेचना शुरू कर देती है और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।